नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अजय निषाद आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। राजभूषण निषाद को इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद हो सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर सीट जहां से अजय निषाद का टिकट कटा और अब खबर यह सामने आ रही है कि अजय निषाद अब पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अजय निषाद ने एक्स पर नाम के आगे मोदी का परिवार हटा दिया है। एक्स से बीजेपी का भी नाम उन्होंने हटा दिया है। तो टिकट कटने के बाद से अब बागी तेवर जो है वो अजय निषाद का नजर आ रहा है और अब खबर सामने ये आ रही है कि अब बीजेपी से वो सीधे अब कांग्रेस में पाला बदल सकते हैं। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो यहां से अब राजभूषण निषाद को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अजय निषाद का टिकट यहां से कटा और उसके बाद से इनकी नाराजगी बढ़ती चली गई और अब खबर यह सामने आ रही कि कांग्रेस खेमे में वो शामिल हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस से उम्मीदवार भी अजय निषाद हो सकते हैं। तो अजय निषाद ने एक्स पर इसके संकेत भी दे दिए हैं, क्योंकि नाम के आगे मोदी का परिवार उन्होंने अपने बायो से हटा दिया है। एक्स से बीजेपी का भी नाम उन्होंने हटा दिया है। तो देखिए, लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश नेताओं की हो रही है और अगर उन्हें जगह एक पार्टी में नहीं मिल रही तो दूसरी पार्टी का वो रुख भी कर रहे हैं। और ऐसी ही जो तस्वीर है वो अजय निषाद को लेकर सामने आई है। और चलिए इस पूरी खबर पर अमितेश हमारे साथ जुड़े हैं। अमितेश, मुजफ्फरपुर की सीट बीजेपी से अजय निषाद का नाम हटाया गया। अब अजय निषाद के बारे में खबर ये सामने आ रही, कांग्रेस पाले में जा सकते हैं। क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी करेगी? देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि आज दिन में अजय निषाद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अजय निषाद को कांग्रेस वहां से मुजफ्फरपुर से चुनाव मैदान में उतार सकती है। क्योंकि इस बार बीजेपी ने अजय निषाद का टिकट काट दिया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आज होने की पूरी संभावना है अजय निषाद की और कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुजफ्फरपुर से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। और उन्होंने अपना जो एक्स पर जो प्रोफाइल है उसमें भी उन्होंने मोदी का परिवार उसको हटा दिया है जो लिखा हुआ था, और इसके अलावा बीजेपी जो लिखा हुआ था उसको भी हटा दिया है। तो पूरी जो संभावना है, पूरे जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आज अजय निषाद कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी, राजभूषण निषाद के लिए बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि उस सीट से सांसद रहे भी, सिटिंग सांसद रहे और उनके समर्थक भी अपने होंगे, उनके वोटर्स भी अपने होंगे, और ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी चुनौती बढ़ जाएगी वोट बैंक को अपने पाले में रखना? देखिए, पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद ने राजभूषण निषाद को ही चुनाव मैदान में हराया था। उस वक्त राजभूषण निषाद को इन्होंने मात दी थी और खुद अजय निषाद 4.5 लाख से भी ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे। तो निश्चित रूप से इस बार केवल पार्टी बदल जाएगी। अजय निषाद को अगर टिकट मिलता है, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है, कांग्रेस से अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं मुजफ्फरपुर से, तो इस बार अजय निषाद बनाम राजभूषण निषाद की ही लड़ाई रहेगी, लेकिन पार्टी बदल जाएगी और निश्चित रूप से एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अजय निषाद। बिल्कुल अमितेश, तो अब अजय निषाद को लेकर के खबर की कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बीजेपी के 2 सांसद पाला बदल सकते हैं और ये सांसद हैं अजय निषाद, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और दूसरा जो नाम है वो छेदी पासवान का नाम है। टिकट कटने के बाद से दोनों सांसद एंटी अलायंस के संपर्क में है। बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से अजय निषाद की जगह राजभूषण निषाद को टिकट दिया है, तो सासाराम से छेदी पासवान की जगह शिवेश राम को टिकट मिला है, जिसको लेकर दोनों ही सांसदों की नाराजगी की बात सामने आ रही है और सूत्र बताते हैं कि दोनों पाला बदल सकते हैं। पूर्णिया के बाद अब कटिहार सीट को लेकर भी महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कटिहार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर का नाम तय हो चुका है, लेकिन अब आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने भी कटिहार सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अशफाक करीम ने नामांकन के लिए एनआर रसीद भी कटा चुके हैं।
अशफाक करीम का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है और आरजेडी ने उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा है। दरअसल अशफाक करीम पहले से ही आरजेडी से कटिहार संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव का टिकट मांग रहे थे और बीते कई महीने से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। उसके बाद भी अशफाक करीम ने चुनाव लड़ने के लिए इन्ना रसीद कटवाई है। पप्पू यादव किसी भी हाल में पूर्णिया से दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को पूर्णिया से नॉमिनेशन का ऐलान किया है, जबकि पूर्णिया सीट पर इंडिया अलायंस की ऑफिशियल उम्मीदवार बीमा भारती हैं। सवाल है कि क्या पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावना पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा हो चुका है। पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन पप्पू यादव है कि मानने को तैयार नहीं। दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे की बात कहने वाले पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से ही नॉमिनेशन का ऐलान कर दिया है। हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावना पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। सवाल है कि क्या पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। खैर, इस सवाल का जवाब तो 4 अप्रैल को ही मिल जाएगा। वैसे पूर्णिया से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और आरजेडी नेता बीमा भारती ने एक बार फिर पप्पू यादव से अपने नॉमिनेशन में शामिल होने की अपील की है। गार्जियन ने है तो अपील क्या करना है, हम तो आग्रह करेंगे नॉमिनेशन में आशीर्वाद देने के लिए वो हमरा आएंगे। बीमा भारती भले ही पप्पू यादव को गार्जियन बताएं, लेकिन पूर्णिया से अपनी दावेदारी खारिज होने से नाराज पप्पू यादव ने लालू प्रसाद पर इशारों ही इशारों में परिवारवाद का प्रहार कर दिया। मैं भी आपके ही परिवार का हिस्सा हूँ। मैं भी आज अपने परिवार में अपने ही 2-4 बच्चों को परिवार समझिए। आपसी सहमति के बाद सीट बंटवारे में पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में गई है, यानी कांग्रेस नेतृत्व की भी फैसले में सहमति है। दूसरी ओर पप्पू यादव जिस ढंग से पूर्णिया से चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं, उसके बाद एक बार फिर सवाल पैदा होता है कि क्या पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में प्रचार की रेस में सबसे आगे बीजेपी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर टिप्स देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करेंगे, जिसमें बूथ स्तर के पार्टी पदाधिकारी और पन्ना प्रमुख भी शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लेंगे। साथ ही एनडीए के लक्ष्य 400 पार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। साथियों, कल 2 तारीख को शाम के 6 बजे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। बूथ अध्यक्ष से, बूथ की कमेटी के साथियों से, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी विधान परिषद के सदस्य, सभी लोकसभा के प्रभारी, सभी जिला के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता साथियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग सीधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवाद में जुड़े और लाखों की संख्या में इसमें भाग लेने का काम करें। मैं सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बातों को सुनकर देश में 2024 के चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इन सारी चीजों को सुनने का काम करें। कांग्रेस में मची सियासी भगदड़ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कांग्रेस को डूबती नाव बताया है और कांग्रेस छोड़ने वालों पर कहा कि जो लोग समझदार हैं वे अपनी राजनीति बचाने के लिए कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं।
डूबती नाव से लोग जो होशियार हैं वो जान बचा के भाग रहे हैं, राजनीतिक कैरियर बचा रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की भूमि जननी है और ये लोकतंत्र के हर लोग समझ रहा है कि बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से डूबने जा रही है। उस नाव में जो बैठा रहेगा उसका डूबना तय है, इसलिए अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एक दिलचस्प तस्वीर लालू परिवार के सामने आई है। लालू फैमिली की 2 बेटियां पहली बार एक साथ चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रही हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से तो रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से मैदान में उतर रही हैं। रोहिणी ने पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी के साथ सोनपुर में भगवान की पूजा कर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। लालू परिवार एक बार फिर भगवान की शरण में है। खुद लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी और 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ के द्वार पर मत्था टेका, भगवान का आशीर्वाद लिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की दोनों बेटियां एक साथ पहली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। मीसा भारती तो तीसरी बार पाटलिपुत्र सीट से चुनावी अखाड़े में है, पर लालू प्रसाद की तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार सारण लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देने जा रही है। हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मीसा भारती ने दावा किया कि केवल सारण ही नहीं, सभी लोकसभा सीटों पर भगवान का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। सारण से ही नहीं, बिहार के 40 सीट से महागठबंधन के लिए सब जगह बाबा ने आशीर्वाद दिया है। बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट गई हैं। चुनावी मैदान में उतरने से पहले रोहिणी भगवान की शरण में पहुंची। मां, पिता और बड़ी बहन के साथ भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद लगातार जनसंपर्क अभियान जारी रहने वाला है। रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट किया था। लालू प्रसाद की बेहद लाडली बिटिया रोहिणी आचार्य को खुद लालू ने ही चुनाव मैदान में सारण सीट से उतारा है। सैकड़ों कार्यकर्ता मंदिर परिसर के बाहर लालू राबड़ी जिंदाबाद, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। इससे पहले पटना से निकलने के बाद जैसे ही रोहिणी का काफिला सारण जिले में प्रवेश किया, जगह जगह कार्यकर्ताओं ने नेताओं का जोरदार स्वागत किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार के आईएएस और आईपीएस अफसरों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। मुख्य सचिव डीजीपी ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। डीजीपी की पत्नी के पास 91 लाख के सोने चांदी है। के पाठक की अगर बात करें तो के पाठक के पास न गाड़ी है न कोई गहना है। के पाठक के पास नगद 15,000 रुपए मात्र है। के पाठक के बचत खाते में 8.71 लाख रुपए हैं। के पाठक के पीपीएफ खाते में 56.27 लाख रुपए हैं और जिसमें 12 लाख रुपए हैं। तो ये संपत्ति सार्वजनिक की गई है। संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, जो आईएएस आईपीएस उन्होंने अपने संपत्ति को सार्वजनिक किया है, के पाठक की अगर बात करें तो इनकी भी संपत्ति जाननी खास हो जाता है। और क्या कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के मंत्रियों ने दिसंबर महीने में ही अपनी संपत्ति को आखिरी दिन जो था वो सार्वजनिक किया था और बिहार के सभी अफसरों ने आईएएस से लेकर आईपीएस तक सभी अफसरों ने अपनी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया। आपने बात की के पाठक की, तो के पाठक के बारे में आपको बता दूं कि के पाठक जो है वो अपर मुख्य सचिव हैं अभी फिलहाल शिक्षा विभाग के, लेकिन इनके पास एक गाड़ी और गहने तक नहीं है। कैश की अगर बात कर ले तो के पाठक के पास 15,000 कैश है। बचत खाते में करीब 8.5 लाख रुपए हैं और अगर इनके पीपीएफ खाते की बात करेंगे तो उसमें 56 लाख रुपए से थोड़े अधिक है, लेकिन जीपीएफ में 1,60,00,000 रुपए है। तो ये के पाठक की संपत्ति। जहां तक मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की बात है तो इनकी पत्नी जो है ममता मेहरोत्रा, इनके नाम पर लखनऊ के गोमती नगर में एक फ्लैट है। कीमत उसकी तकरीबन 22 लाख रुपए बताई जा रही है। एक और फ्लैट की कीमत है 80 लाख रुपए है। बैंक में 19 लाख रुपए जमा है। सोने की एक चेन है उनके पास और 4 हीरे हैं उनके पास।
पत्नी के पास जेवर भी हैं। और जहां तक डीजीपी की बात है तो डीजीपी के पास वो गहने के शौकीन नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के पास गहने हैं, बहुत ज्यादा कैश भी नहीं है। एक और मैं आपको नाम बता दूं, चूंकि नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जो मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव हैं फिलहाल मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ, तो इनके पास 90 लाख रुपए का बैंक लोन है और इसके अलावा इनके बैंक में तकरीबन 52 लाख रुपए जमा है। शेयर में भी इन्होंने निवेश किया है। एक पिस्टल और एक कैमरा है। भवन निर्माण विभाग के सचिव हैं कुमार रवि, तो इनकी पत्नी के नाम पर पटना में 53 लाख का एक फ्लैट है। रवि कुमार के पास 40 ग्राम और पत्नी के पास तकरीबन 265 ग्राम सोना है, तो पत्नी के पास 400 ग्राम चांदी भी है। तो यही जो है मुख्य तौर पे प्रमुख नाम जो है वो संपत्ति की है। तो कई अफसर से अमीर उनकी पत्नियां हैं, कुछ पर कर्ज है, तो ज्यादातर का ध्यान बचत पर देखा जा रहा है। जी चलिए संजय, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आज बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी खबर मिल सकती है। दोपहर 1 बजे बीएससीबी अध्यक्ष बिहार में कई परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेंगे। बीएससीबी अध्यक्ष आनंद किशोर आज एसटीटी परीक्षा की तारीख की घोषणा करेंगे। इसके अलावा सक्षमता परीक्षा के डेट का ऐलान होगा और डीएलएड परीक्षा की तारीख का भी ऐलान होगा, जिसका इंतजार शिक्षक अभ्यर्थी काफी दिनों से कर रहे हैं। और जयप्रकाश नारायण यादव नामांकन अपना दाखिल करेंगे। बांका सीट से उन्हें नॉमिनेशन करना है। बांका में महागठबंधन की चुनावी सभा भी नॉमिनेशन के दौरान होगी। तो आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव है, सीट बांका की है और इस बांका सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और साथ ही खबर यह भी है कि बांका में महागठबंधन की चुनावी सभा होगी। आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर जयप्रकाश नारायण यादव चुनावी मैदान में है। भागलपुर के सबौर प्रखंड में अगलगी की घटना में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। किसान अपना नुकसान देखकर आक्रोशित हो गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसान इस बात से भी नाराज थे कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती तो फसलों का नुकसान थोड़ा कम होता। ब्रिगेड वाले को बोला गया है। कितना देर में पहुंचे फायर ब्रिगेड? 3 घंटा में पहुंचा है। जब पूरा खेला खत्म हो गया है तो कितना खेत आपका जल गया है? मेरा तो 2 बीघा जल गया है। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप से 20 लाख की शराब जब्त की है। पिकअप वैन में तहखाना बनाकर शराब छिपाकर रखी गई थी। उत्पाद विभाग ने मैरवा थाना इलाके में छापेमारी कर शराब सहित पिकअप को जब्त कर लिया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शराब पिकअप वैन से पटना जा रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना मिली थी जिस पर कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर पवित्रा कुमारी के द्वारा उक्त वाहन को जब्त किया गया, जिसमें विशेष तहखाना बनाकर विदेशी शराब को पटना जिले ले जाया जा रहा था। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बडगामा मधुरपट्टी में 14 सितंबर 2023 को हुए नाव हादसे में कई लोगों की जान बचाकर अपनी जान गंवाने वाले पिंटू सैनी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार देने की मांग उठने लगी है। पिंटू सैनी के गांव के लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर डीएम सुब्रत सेन से मुलाकात की और पिंटू सैनी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार देने की मांग की। ऐसे में डीएम ने सबको आश्वासन दिया है और कहा है कि इसको लेकर वो आपदा प्रबंधन विभाग से बात करेंगे। बता दें कि 14 सितंबर 2023 को गायघाट के भटगामा में नाव हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद पिंटू नदी में कूदकर सबकी जान बचाने लगा। उसने 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वहीं अन्य को बचाने के दौरान उसकी मौत हो गई। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के बाद कनेक्शन काट दिया गया है। कुलपति ने बिजली विभाग की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है और कहा कि बिजली विभाग बिना पूछे बिजली का कनेक्शन कैसे काट सकता है। कुलपति के अनुसार बिजली विभाग का जो ग्रिड बना है वो विश्वविद्यालय की जमीन पर है। इस हिसाब से बिजली विभाग को उनको किराया देना चाहिए, लेकिन बिजली विभाग ने आज तक कोई किराया नहीं दिया। पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन सहित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन सहित कई विभागों का बिजली काट दिया गया है। 12 करोड़ का बकाया विश्वविद्यालय पर था, जिसको लेकर विद्युत विभाग के द्वारा लाइन काट दिया गया। अभी हमें जूलॉजी विभाग में, पीजी जूलॉजी विभाग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसर्च के लिए जो है चूहों को रखा गया था और इन पर लगातार रिसर्च किया जा रहा था। लाइन नहीं रहने के कारण 2 दर्जन से अधिक चूहे जो है मर चुके हैं और कई मरने के कगार पर हैं। खुद विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं और हालात जो कहा जाए तो वो भयावह है।
रिसर्च लोग बड़ी मेहनत से छात्र करते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम निकलना चाहिए, बिजली के कट जाने के कारण जो है छात्रों का भविष्य जो है और पीछे चला गया है। सर है यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। सर, कितनी परेशानी है सर? देखिए, परेशानी से बड़ी संवेदनशील विषय है। इन जिन चूहों को आप देख रहे हैं, माइस है, रैट्स है, बड़े वाले छोटे वाले, ये लोग बिजली के अभाव में इनका डेथ हो गया। जिनको बारे में अशोक बाबू जो मेरे बगल में हैं, यहाँ जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, और इन्होंने सूचित किया पटना में जब छुट्टियां चल रही थी। उसके बाद में तुरंत हमने लिखा रजिस्ट्रार साहब को। हमारा जमीन जिस पर ग्रिड बनाए हुए विद्युत डिपार्टमेंट, वो वर्षों से 1 रुपए किराया नहीं, उनके यहाँ 14-15 करोड़ रुपए मेरे निकल रहे हैं। मान ले कि वो 12 करोड़ रुपए उनकी बिजली की बात थी, तो हम लोग थोड़ा ही है कि कभी नहीं कहा कि नहीं देंगे। अगर मेरा किराया निकलेगा तो आप देंगे, और अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा होगा तो हम आपको देने के लिए तैयार है। इन लोगों ने बिना कोई किए हुए, बिना कुछ आगे पीछे सोचे, पूरी सारी जगह बिजली कटी हुई, आप जान लीजिए। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है विद्युत कटे रहने के कारण जो है काफी नुकसान विश्वविद्यालय को झेलना पड़ रहा है, और लगातार जो है यहाँ पर रिसर्च के कामों में भी बाधा पहुंच रही है। अब देखने वाली बात है कि विद्युत विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि कुलपति के द्वारा कई दिनों पहले ही रजिस्ट्रार को जो है FIR करने का आदेश दिया था, उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय की तरफ से आज तक FIR नहीं हुआ। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। मैट्रिक परीक्षा में किसान की बेटी ने कमाल कर दिया। अरवल की बेटी सपना कुमारी ने 476 अंक लाकर पूरे जिले में टॉप किया, जिससे परिवार और पूरा गांव काफी खुश है। बता दें, सपना कुमारी के पिता एक किसान हैं और माता गृहिणी है। सपना ने सफलता का श्रेय अपने शिक्षक और माता पिता को दिया है। सपना IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है। तो मैट्रिक परीक्षा में छपरा की पलक कुमारी का जलवा देखने को मिला। पलक कुमारी मैट्रिक परीक्षा में 486 अंक लाकर तीसरे स्थान पर रही। परिणाम सामने आते ही पलक के घर और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग पलक को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है कि बहुत खुशी है, सबको खुशी। क्या लग रहा था कि मतलब जिस तरह से आपने तैयारी किया कि हम बिहार बोर्ड में तीसरा स्थान लाएंगे? हाँ, पूरा विश्वास था कि टॉप 10 में जरूर है। क्या मतलब सफलता के लिए किसे मतलब श्रेय देना चाहेंगी? मैं अपने टीचर को और माता पिता को। आपका आगे लक्ष्य क्या है? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? हाँ। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।